जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग इतिहास की दूसरे चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। चलिए समय को गंवाए बिना हम अपने क्लास को शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल या गंधार। तो क्वेश्चन पूछा था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो इसका सही आंसर होगा मगध, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बी में है जहां लोग मवेशी रखते हैं, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा जनपद शब्द का अर्थ, तो याद रखिएगा जब जनपद शब्द का अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? गणसंघ कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है, राजतंत्र कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा गणसंघ, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है कनिष्क और डी में है हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, क्योंकि भारतीय शासक जो है वो समुद्रगुप्त, इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? क्या 48 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था, 88 ईस्वी में हुआ था या 98 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय था, अशोक था या कनिष्क? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्या वो चंद्रगुप्त थे, क्या वो समुद्रगुप्त थे, क्या वो स्कंदगुप्त थे या कुमारगुप्त थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत का नेपोलियन पूछेगा किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। 8 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन थे? क्या वो यात्री थे, व्यापारी थे, राजदूत थे या गुलाम थे? तो याद रखेंगे मेगास्थनीज बोला है कौन थे, तो मेगास्थनीज राजदूत थे। कहाँ से आए थे, तो याद रखेंगे यूनान से आए थे। फिर क्वेश्चन बनेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किन के दरबार से आए थे, तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आए थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? क्या वो इत्सिंग थे, क्या वो फाहियान थे, क्या वो ह्वेनसांग थे या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन पूछा है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो इसका सही आंसर होगा फाहियान, यानी ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उनका नाम था फाहियान। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्या वो वाल्मीकि है, क्या वो मनु है, क्या वो कौटिल्य है या वेद व्यास है? याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, अब हम थोड़ा कौटिल्य पंडित के बारे में जान लेते। देखिए चाणक्य को ही कहा जाता है कौटिल्य, इसी को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। याद रखेंगे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतना आगे बढ़ाने का काम किनका था, तो वो कौटिल्य यानी वाल्मीकि, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, चाणक्य का ही था। विष्णुगुप्त इनको और भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र बोलेगा कितने भाग में बांटा हुआ है, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र 15 भाग में बांटा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो याद रखेंगे चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा। फिर क्वेश्चन बनेगा इस अर्थशास्त्र पुस्तक में किस शहर का चर्चा किया गया, तो याद रखेंगे इस अर्थशास्त्र पुस्तक में पटना नगर का चर्चा किया गया है। फिर क्वेश्चन बनेगा किस शासक के इतिहास का चर्चा किया है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नामक शासक जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक भी माना जाता है इनको, इन्हीं के राजनीतिक इतिहास का चर्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? क्या वो बाणभट्ट थे, कालिदास थे, हरिसेन थे या कौटिल्य थे? तो याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी हरिसेन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? क्या वो मेगास्थनीज का है, फाहियान का है, ह्वेनसांग का है या अल्बरूनी का है? तो याद रखेंगे इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की यात्रा वृतांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो याद रखेंगे भारतीय इतिहास का
पूछा है कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको माना जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन से, क्योंकि समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है यूरोपीय शासक नेपोलियन से। हिटलर से नहीं की जाती है, बिस्मार्क से नहीं की जाती, मुसोलिनी से नहीं की जाती है, नेपोलियन से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व या 290 ईसा पूर्व, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, क्या वो बिंबिसार थे, क्या वो उदयन या उदयभद्र थे, अजातशत्रु थे या कनिष्क थे, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, क्या वो कौटिल्य की थी, विशाखदत्त की थी, मेगास्थनीज की थी या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त की रचना थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, क्या वो गंगा यमुना सरस्वती थी, क्या वो सोन फाल्गु गंगा थी या पुनपुन गंगा गंडक फाल्गु या सोन गंगा और पुनपुन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर की गई थी। याद रखेंगे गंगा सोन या पुनपुन, गंगा सोन पुनपुन। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, क्या वो कौटिल्य थे, पाणिनि थे, विशाखदत्त या कलहन, तो याद रखेंगे राजतरंगिणी का क्वेश्चन पूछा लेखक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा कलहन। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा, तो कलहन ने लिखा। 20 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था, क्या वो नंद वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था या चोल वंश का शासक था, तो याद रखेंगे अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, तो याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य का अगर पहला शासक आपसे पूछता है तो भी चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अगर संस्थापक पूछता है मौर्य साम्राज्य का तो भी चंद्रगुप्त मौर्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना था, तो वो चाणक्य बने थे। फिर क्वेश्चन बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो वो चाणक्य ही थे। फिर क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, तो उसका नाम था बिंदुसार। फिर क्वेश्चन बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के पोती का नाम क्या था, तो उसका नाम था अशोक। फिर क्वेश्चन बनेगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, याद रखेंगे विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। फिर क्वेश्चन बनेगा कि क्या चाणक्य के द्वारा भी कोई पुस्तक लिखा गया, तो हाँ चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र पुस्तक पूछेगा कितने भाग में बटा हुआ था, तो याद रखेंगे 15 भाग में बटा हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा इस अर्थशास्त्र पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है, तो पटना के इतिहास की चर्चा की गई है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध है राजनीतिक क्षेत्र से। फिर क्वेश्चन बनेगा कि इस अर्थशास्त्र पुस्तक में किस शासक का चर्चा किया गया है, तो याद रखेंगे इस अर्थशास्त्र पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के राज व्यवस्था का चर्चा किया गया है कि वो कैसे राज्य चलाते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पद की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन पूछा है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पद की संख्या, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 8, 16, 32 या 64, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 16। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, क्या वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे या नागदशक थे, तो याद रखेंगे क्वेश्चन में पूछा मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए यानी बिंबिसार। याद रखेंगे दिए गए विकल्पों में हर्यक वंश के बिंबिसार के मगध साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी थी, मतलब हर्यक साम्राज्य की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, बिंबिसार के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्षों तक शासन किया था। देख लीजिए घटा के 323 में से 298 घटा देंगे, 13 में से 8 गया तो 5 और ये 11 में से 9 गया तो 2, 25 वर्षों तक शासक रहे थे ये, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। क्वेश्चन पूछा त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है,
ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी जाती है, यानी सम्राट को। वह कौन सा सम्राट है जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है? तो याद रखेंगे कि क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त है। तो क्वेश्चन पूछा है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को दी गई, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? क्वेश्चन पूछा है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री, इनडायरेक्टली ये मेगास्थनीज के बारे में पूछ रहा है। क्या वो रॉबर्ट सीवेल थे, क्या वो मेगास्थनीज थे, क्या वो अल्बरूनी थे या फ्रांसिस बर्नियर? याद रखेंगे मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था वो ऑप्शन नंबर बी यानी मेगास्थनीज था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? क्या वो शुंग वंश से है संबंधित है या नंद वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है या मौर्य वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्या वो बिंदुसार के दरबार में आया था, या वो अशोक के दरबार में आया था या कनिष्क के दरबार में? तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा था मतलब ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है ये गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त इन्हीं से हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? क्या वो अशोक है, क्या वो समुद्रगुप्त है, क्या वो चंद्रगुप्त है या बिंदुसार है? तो याद रखेंगे प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है अशोक को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था, अशोक किया था, कनिष्क किया था या बिंदुसार किया था? तो याद रखेंगे धम्म महामात्रों को अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है कनिष्क और ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन में पूछा है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? क्या वो कौटिल्य है, क्या वो कालिदास है, क्या वो हरिसेन है या पतंजलि है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? क्या वो बिंबिसार थे जारी करने वाले? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है क्या वो अशोक थे, सी में है क्या वो कनिष्क थे और डी में है समुद्रगुप्त। याद रखेंगे बिना बजाते हुए सिक्के बोलेगा किसने जारी किए? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि फाहयान कौन था? याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा फाहयान कौन था? ऑप्शन ए में है नाविक, ऑप्शन बी में है चिकित्सक, ऑप्शन सी में है चीनी तीर्थयात्री और ऑप्शन डी में है सेनापति। क्वेश्चन पूछा फाहयान कौन था? तो याद रखेंगे फाहयान जो थे ये एक चीनी यात्री थे, चीनी तीर्थयात्री। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? क्या वो इंडिका है? ऑप्शन नंबर ए में है इंडिका, ऑप्शन बी में है मेघदूत, सी में है अर्थशास्त्र और डी में है मालविकाग्नि मित्रम। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? क्वेश्चन में पूछा कौटिल्य, तो याद रखेंगे कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। मैं बताया हूँ कि कौटिल्य किसका दूसरा नाम है, तो कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, इसी को कहा जाता है कौटिल्य। याद रखेंगे कौटिल्य के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र। और किसकी इतिहास की चर्चा है? तो पटना के इतिहास की। किस शासक का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? क्या वो कालिदास है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में है कौटिल्य, ऑप्शन सी में है बाणभट्ट और ऑप्शन डी में है अश्वघोष। तो याद रखेंगे कादम्बरी के लेखक पूछेगा कौन? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? क्या वो अंगुत्तर निकाय है? क्या वो भगवती सूत्र है? सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है महावंश। इसका सही आंसर होगा सी, यानी भगवती सूत्र में भी मिलता है इनका चर्चा और अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखेंगे कौशल महाजन पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरयू नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए में है अंग, ऑप्शन बी में है मगध, ऑप्शन सी में है कौशल और ऑप्शन डी में है कुरु।
तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, सोचने वाली बात है। क्वेश्चन में पूछा था इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर होगा कुरु, यानी ऑप्शन नंबर डी, इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। देखिए अगला, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या वो अशोक थे, क्या वो बिंबिसार थे या समुद्रगुप्त थे। याद रखेंगे मौर्य वंश की स्थापना बोली गई है किसके द्वारा की गई, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, क्या वो संस्कृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, हिंदी भाषा में है या तमिल भाषा में है। याद रखेंगे अशोक के जो अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था। क्वेश्चन पूछा मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था, क्या वो राजूक थे, क्या वो दंडपाल थे, दुर्गपाल थे या सन्निधाता थे। क्वेश्चन पूछा न्यायिक अधिकारी कौन था, तो इसका सही आंसर होगा राजूक। देखिए बोला मौर्य प्रशासन में जनपद के न्यायालयों में राजूक न्याय का कार्य करते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किए थे वो राजा किस शताब्दी के थे, तो याद रखेंगे दूसरी शताब्दी के, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिनमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ मिला है। क्वेश्चन पूछा था 5वीं सदी के मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ मिला है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश में मिला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 47वां, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी में है प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन पूछा था हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। ऑप्शन ए में सातवाहन, बी में कुषाण वंश, सी में कण्व और डी में शुंग। क्वेश्चन पूछा गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन वंश यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था। क्वेश्चन में है तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में है किसान, ऑप्शन बी में है बड़े जमींदार, ऑप्शन सी में है हलवाहा और ऑप्शन डी में है दास। याद रखेंगे क्वेश्चन में बोला था तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बड़े जमींदार को, यानी ऑप्शन नंबर बी को तमिल साहित्य में बेल्लार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैनी बोला है क्वेश्चन में कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए में है चेदी, ऑप्शन बी में है वत्स, ऑप्शन सी में है अवंती और ऑप्शन डी में मत्स्य महाजनपद। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा है उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर होगा अवंती की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, देवराज या विक्रमादित्य। याद रखेंगे कुषाण शासक अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन डी में है 12, ऑप्शन सी में है 16 और ऑप्शन डी में 18, बी में था 12। क्वेश्चन पूछा है बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर होगा 16 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि धम्म महामात्र का क्या कार्य था। ऑप्शन ए में है धम्म का प्रचार करना, दूसरा है बी में राजस्व संग्रह करना, सी में था मंदिर निर्माण करना और डी में था इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा धम्म महामात्र का क्या कार्य था, तो याद रखेंगे इसका काम था धम्म का प्रचार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। टोटल हम 53 क्वेश्चन देखे हैं। हमें नहीं लगता कि इस चैप्टर से इससे फालतू क्वेश्चन पूछेगा। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को पहली बार आए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।